तो ये सी लैंग्वेज से रिलेटेड है, डिफरेंट टॉपिक्स के हैं ये, लेकिन ये जो आपका पार्ट है, अच्छा इसमें इन्होंने आंसर्स भी दिए हुए हैं इसके, तो हम डिस्कस कर लेंगे इसे। आंसर्स तो आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करते चले जाएंगे कि क्या है किस तरीके से। ठीक है बेटा, तो ऊपर वाला तो क्वेश्चन रहने दीजिएगा। ये याद रखिएगा, सी लैंग्वेज जो होती है वो हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रही होती है, यूनिक्स, MS विंडोज़, जीनेक्स या विंडोज़ कोई भी हो, हर एक के ऊपर जो होती है वो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। और ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क कर रही होती है, तभी ये इंतहाई फ्लेक्सिबल लैंग्वेज कहलाती है। अच्छा जी, अब आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। द सी प्रोग्राम इज़ कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, मशीन लैंग्वेज के अंदर, यानी कि सी प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ क्या। तो अब आप ये बताइए कि विद द हेल्प ऑफ, इंटरप्रेटर तो होता ही नहीं है सी लैंग्वेज में, ऑपरेटिंग सिस्टम तो प्रोग्राम को, सी लैंग्वेज को चला रहा होता है, कन्वर्जन का काम तो होता नहीं, नन ऑफ अबव भी नहीं हो सकता। आपको पता है कि सी लैंग्वेज के अंदर कंपाइलेशन होती है, कंपाइलर लैंग्वेज है ये, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, कंपाइलर होगा। तो कंपाइलर इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, द रियल कांस्टेंट, जो एक रियल कांस्टेंट होता है इन अ सी लैंग्वेज के अंदर, जो कांस्टेंट हम लगते हैं उस कांस्टेंट को हम कौन सा कहते हैं, रियल कांस्टेंट कहते हैं। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। जो रियल कांस्टेंट, अब बताओ जब मैं कांस्टेंट को रियल कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि रियल नंबर है। और आप जानते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शंस में होते हैं, यानी कि 3.1421, अब ये रियल नंबर है। तो रियल कांस्टेंट या रियल नंबर, ये रियल कांस्टेंट या रियल नंबर्स कहलाएंगे। तो बताइए सी लैंग्वेज के अंदर अगर मैंने कोई वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिफाइन किया तो उसमें रियल कांस्टेंट तो आ ही नहीं सकेगा, लेकिन अगर मैंने सी लैंग्वेज में कोई फ्लोट टाइप का नंबर डिफाइन किया है तो उसके अंदर कांस्टेंट आ सकता है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। जो रियल कांस्टेंट होता है वो क्या फ्रैक्शन की फॉर्म में, देखिए फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। अच्छा, इसी फ्रैक्शन को अगर मेरे पास लिखा है 314.21 और मैं इसको लिखता हूँ 3.14 इंटू 10⁻⁴, एक इधर लाया एक इधर लाया, 10⁻² लिख देता हूँ बिलफर्ज। तो ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी फ्रैक्शन को क्या किया जा सकता है, फ्रैक्शन, यानी कि जो आपके पास रियल नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखे जाते हैं और वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन और एक्सपोनेंट दोनों फॉर्म में जाहिर किए जा सकते हैं सी के अंदर, किसको, रियल नंबर्स को। और उसको लिखा किससे जाता है, फ्लोट की फॉर्म में, यानी कि नंबर की जो डाटा टाइप है वो क्या होनी चाहिए, फ्लोट। अब फ्लोट को हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो रियल नंबर क्या खाली फ्रैक्शन में, नहीं। क्या खाली एक्सपोनेंट में, नहीं। क्या एस्की में, अब एस्की नंबर जो 8 बिट बाइनरी नंबर्स होते हैं और ये इंटीजर्स होते हैं, तो इसको तो नहीं कह सकते आप। बोथ फ्रैक्शन एंड एक्सपोनेंट तो ये हो सकता है, तो बोथ फ्रैक्शन एंड एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा जाता है सी लैंग्वेज के रियल कांस्टेंट्स। सही बेटा। अगला देखें, अब कैरेक्टर वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जो कि जिसकी टाइप क्या है, कैरेक्टर। लाइक अगर मैंने एक वेरिएबल कैरेक्टर डिफाइन किया a और इसमें मूव करा दिया एक कैरेक्टर h, तो आप जानते हैं कैरेक्टर वेरिएबल जो होता है उसके अंदर कैन एट अ टाइम स्टोर, एक वक्त में क्या सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या है, क्या मैं 8 कैरेक्टर्स, नहीं। क्या मैं 2, नहीं। नॉन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर, तभी इसको हम एक सिंगल कैरेक्टर टाइप कहते हैं। यानी कि एक वक्त में मैं एक ही कैरेक्टर इसमें क्या कर सकता हूँ। मैंने अभी तक आपको अगर पाकिस्तान स्टोर कराना है, क्या चीज़, पाकिस्तान, तो अब ये बताइए ये कैरेक्टर नहीं है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये पूरे का पूरा स्ट्रिंग है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स हैं। अब ये बताइए अगर मैं ये 8 कैरेक्टर्स वेरिएबल ए में स्टोर कराना चाहूँ कैरेक्टर टाइप में, तो मैं नहीं करा सकूंगा। होगा क्या, पहले पी आएगा इसमें, फिर ए आएगा, फिर के आएगा, सारे रिप्लेस होते जाएंगे और आखिर में क्या आएगा, एन। तो ए के अंदर लास्ट में क्या पड़ा होगा, एन पड़ा होगा। यानी कि इसकी वैल्यू अगर मैं प्रिंट कराऊंगा, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि सिंगल कैरेक्टर, एक कैरेक्टर जो कीबोर्ड से प्रेस किया जा रहा है। मसलन अगर मैंने, जैसे सर वो इंट
जैसे कि कैसे कराते हैं सर? हाँ, जैसे कि ये h है, अगर मैं लिखता हूँ एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल मैंने ए ले लिया, और ए में मैं कोई वेरिएबल मूव या कोई कांस्टेंट मूव कराना चाहूँगा, तो वो सिंगल कैरेक्टर मूव कर सकेगा ए में। यानी कि या तो मैं ए में अगर मैं ए के अंदर एंग्रो मूव कराना चाहूँ, तो बताइए ये पूरे का पूरा एंग्रो ए में मूव नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा? क्योंकि ये एक सिंगल कैरेक्टर नहीं है। ये कितने कैरेक्टर्स हैं? ये 5 कैरेक्टर। तो वी विल नॉट बी एबल टू स्टोर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। देखिए, जब बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं तो फिर ये कहलाता है स्ट्रिंग। क्या कहलाता है ये? स्ट्रिंग। तो बताइए, कैरेक्टर वेरिएबल में क्या स्ट्रिंग मूव हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं मूव हो सकता। स्ट्रिंग जो होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर की कॉम्बिनेशन से बनता है। एक कैरेक्टर में सिर्फ एक ही कैरेक्टर वेरिएबल में सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर ही मूव होगा। और सिंगल कैरेक्टर की क्या पहचान होती है? कि वो सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है। स्ट्रिंग जो होता है वो हमेशा जब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं तो फिर हम उसे डबल कोटेशन में लिखते हैं। तो क्या एक कैरेक्टर वेरिएबल एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर को स्टोर करेगा? सही। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। जरा देखिए यहां पर, ठीक है, उन्होंने आंसर इसका दिया 1 कैरेक्टर। अब अगला दे रहे हैं ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर कांस्टेंट। इसमें से कौन सा कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है? अब देखिए, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट में फर्क क्या था। देखिए, अगर मैंने x लिखा है और इसके इर्द गिर्द सिंगल कोटेशन लगा दी है, तो ये कांस्टेंट कौन सा हो गया? कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आती बात? अभी बताइए, इज नॉट अ कैरेक्टर कांस्टेंट। अब अगर मैंने लिखा x, y और z और यहां पे सिंगल कोटेशन लगाए, तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट। और इसके लिए जरूरी है कि मैं यहां पे सिंगल नहीं बल्कि कितने कोटेशंस लगाऊं? डबल। लेकिन डबल कोटेशन लगा देने के बावजूद ये किसी कैरेक्टर वेरिएबल में मूव नहीं हो सकता। समझ में आती बात? तो अब ये बताइए, अगर कहीं पे कैरेक्टर कांस्टेंट में देखना चाहूँ तो सिंगल कोटेशन में कैरेक्टर कांस्टेंट तो होता है, अच्छी बात है, लेकिन कैरेक्टर कांस्टेंट में सिर्फ एक कैरेक्टर होना चाहिए, इतने सारे नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? कि इसमें से कोई भी कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा। तो ऑल ऑफ द अबव आर नॉट द कैरेक्टर कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ। अगर इसके अंदर दिया हुआ होता ऐसे करके, यूं लिखा हुआ होता और यहाँ पे लिखा होता 5 और ऐसे कोटेशन में क्लोज होता, तो अब इसका मतलब क्या है कि दिस 5 इज सेड टू बी अ कैरेक्टर कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है? कैरेक्टर कांस्टेंट। अगर अकेला ऐसे 5 लिखा होता तो फिर ये कहलाता है इंटीजर कांस्टेंट। और अगर लिखा होता 5.0 तो फिर ये कहलाता फ्लोटिंग या फ्लोट या रियल कांस्टेंट। ये फ्लोट या रियल भी कह सकते हैं, इसे हम फ्लोट कांस्टेंट या रियल कांस्टेंट कहलाता। तो ये जो कांस्टेंट्स होते हैं ना, जो वैल्यूज होती हैं, ये इनके थ्रू, अगर आपके पास लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, ऐसे लिखा हुआ है एक्स वाई जेड और डबल कोटेशन में, तो अब मैं इसको क्या कहूंगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये जरा जहन में रखिएगा और चाहें तो लिख भी लें। स्ट्रिंग कांस्टेंट डबल कोटेशन में आएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल कोटेशन में आएगा, इंटीजर नंबर्स की फॉर्म में होगा बगैर किसी कोटेशन के, और अगर इंटीजर के आगे पॉइंट लगा के 0 लगा दिया है तो फिर वो रियल कांस्टेंट। ठीक है बेटा, आगे चलिए। सर हाँ मेरे बेटा। तो सर अगर 520 जो है वो सिंगल कोटेशन में लिखा है तो वो भी कैरेक्टर नहीं होगा, सिर्फ एक ही होना चाहिए अंदर। फिर से बोलो, क्या चीज़ लिखा हो? सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए अंदर, अगर एक से ज्यादा होंगे तो वो देखो कैरेक्टर नहीं देखो रहेगा। देखो देखो, कैरेक्टर की जो पहचान होती है वो 2 तरह की होती है। इसमें एक कैरेक्टर होना चाहिए और सिंगल कोटेशन के अंदर मूव होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक है। स्ट्रिंग की पहचान क्या होती है? कैरेक्टर एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर और 1 और मोर देन 1।
और क्या पहचान होती है कि वो डबल कोटेशन में बंद होंगे, तो अब वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग। अब तुम खुद बताओ 5 लिखा है और अगर मैंने डबल कोटेशन लगा दिया तो डबल कोटेशन किस चीज को शो कर रहा है, कैरेक्टर को या स्ट्रिंग को? स्ट्रिंग को। तो इसका मतलब क्या है कि इसको मैं अब कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं बल्कि कौन सा कांस्टेंट कहूंगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं लिखता हूं 1 5 2 1 और सिंगल कोटेशन दे देता हूं तो ये रॉन्ग है, गलत है। सिंगल कोटेशन शो कर रहा है कैरेक्टर कांस्टेंट को और अंदर दिए हुए हैं मल्टीपल कैरेक्टर्स, तो दोनों चीजों को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ना ये। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी इस तरह की कोई रिप्रेजेंटेशन अगर दी हुई है तो ये गलत होगी, ना ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है ना ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो द मैक्सिमम वैल्यू इन एन इंटीजर कांस्टेंट, किसी इंटीजर कांस्टेंट में जो मैक्सिमम वैल्यू जो आप क्या करते हैं, स्टोर कर पाते हैं। अब इंटीजर कांस्टेंट में जो हम मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर रहे होंगे, देखिए वो क्या है, वो है 32,737। तो जो मैक्सिमम वैल्यू प्लस में होगी ना मैक्सिमम, देखो इंटीजर कांस्टेंट का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। इंटीजर 2 बाइट का होता है, 2 बाइट का मतलब क्या हो गया, 8 यानी कि 16 बिट। 2 बाइट का मतलब क्या हो गया, इसका साइज कितना होगा, 16 बिट। 16 बिट का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 16। 2 की पावर 16 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 3 और 3 6, ये टोटल आपके पास बनेगा 32 है ना, 3000। यानी कि देखिए ये आपके पास क्वांटिटी आएगी, नंबर मैं बता देता हूँ 32, बल्कि करके देख लेते हैं ना यार, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं और कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं। कैलकुलेटर देखिए 2 की पावर 16, 2 की पावर 16, पावर किधर होगी भाई इसमें, एक्सपोनेंट, 2 की पावर 16, ठीक है, हाँ 65,536, 65,536। देखिए दोबारा से समझिएगा इसको, देखिए समझे, इंटीजर कांस्टेंट है, 2 बाइट का है, 2 बाइट का मतलब कितनी हो गई, 16 बिट। 16 बिट का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 16 अगर लेता हूं तो 65,536 ये आ गया आपके पास रिजल्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं नंबर लिखने के लिए जाऊंगा तो 0 से लेके 2 बाइट, यानी कि 2 बाइट का अगर कोई कैरेक्टर दिया हुआ है या 2 बाइट के ऊपर कोई वेरिएबल है तो उसमें मूव होने वाली वैल्यू 0 से लेके 65,536 वैल्यूज आएंगी, यानी कि 65,000 वैल्यूज आएंगी, 65,000 वैल्यूज। लेकिन स्टार्ट कहां से करें, 0 से, तो इसके दरमियान में 65,000 वैल्यूज जो हैं वो रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। ठीक है, अब जरा आप देखें, ये 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, अगर मैं 0 के बजाय कुछ वैल्यूज पॉजिटिव ले लूं और कुछ नेगेटिव भी ले आऊं, तो नेगेटिव लेने का मतलब क्या है कि इस पूरे पार्ट को मुझे आधा इधर रखना होगा और आधा इधर। जब मैं आधा इधर रखूंगा तो तकरीबन 32,767 वैल्यूज इस तरफ आ जाएंगी और 32,32,767 दोनों को ऐड करो तो टोटल अभी भी कितनी बन रही है, 65,000 वैल्यूज बन रही है, 65,537। तो अगर मेरे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव देखना है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मौजूद हैं, तो उनकी रेंज क्या बनेगी, फ्रॉम -32,767 से लेके +32,767 तक आएगी। तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू जो होगी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी बनेगी, ये मैक्सिमम होगी और ये कौन सी होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। लेकिन अगर मैं, ये कहलाएगा साइंड इंटीजर, इसको मैं इंटीजर जो लिख रहा हूं, इस इंटीजर को हम डिफॉल्ट में कौन सा इंटीजर कहते हैं, साइंड इंटीजर कहते हैं। ये साइन है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आपको पता है कि एक अनसाइंड इंटीजर भी होता है, कौन सा, अनसाइंड। अनसाइंड होने का मतलब क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा।
यानी कि 0 से शुरू होगा और ख़त्म कहाँ होगा से। तो बताइए अगर अनसाइंड इंटीजर है तो उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, 65, जो उसमें आएगी वो 65,536 वैल्यू आएगी। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी अनसाइंड इंटीजर के लिए, जो कि स्टार्ट कहाँ से होगा 0 और जाएगा क्या, और साइंड इंटीजर के अंदर ये -32,000 से स्टार्ट होगा +32,000 तक जाएगा और हाईएस्ट वैल्यू जो इसमें आ रही होगी वो 32। अब ये बताइए कि अगर 40,000 लिखा है कहीं पर एंड वी वांट टू मूव दिस वैल्यू इन वेरिएबल ए, और वेरिएबल ए को मैंने इंटीजर साइंड इंटीजर ए डिफाइन किया हुआ है, तो बताइए क्या ये वाली वैल्यू इसमें मूव हो सकेगी, नहीं मूव हो सकेगी, क्योंकि ए की हाईएस्ट वैल्यू जो इसमें मूव हो सकती है वो 32,000, 33,000 मूव नहीं होगी, 34,000 मूव नहीं होगी, समझ रहे हैं। तो ये इस तरीके से, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू 32,000। अगला देखें, द मैक्सिमम विड्थ ऑफ सी लैंग्वेज। सी वेरिएबल नेम की जो मैक्सिमम, अब अगर मैं वेरिएबल का नाम लिख रहा हूं, मैंने लिखा इंटीजर और मैंने एक वेरिएबल का नाम लिखा एरिया, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल की लेंथ होती है, इसकी नेम की लेंथ के कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं इसमें, सी लैंग्वेज के अंदर नेम में जो कैरेक्टर्स आ सकते हैं 8 कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स ले सकते हैं, 8 कैरेक्टर्स ले सकते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर मैक्सिमम विड्थ ऑफ वेरिएबल नेम, यानी कि जो भी मैं नाम रखूंगा वेरिएबल का, उसमें कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, 4 तो ये होगा, यानी कि एरिया हो गया, और 4 कैरेक्टर्स और, यानी कि 8 कैरेक्टर्स के ऊपर कंसिस्ट करेगा। 8 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन जो न्यू सी लैंग्वेज के कंपाइलर्स आए हैं वो तकरीबन 32 कैरेक्टर्स तक उसको अलाउ करते हैं। तो जो पुराने जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं वो 8 कैरेक्टर्स तक अलाउ करेंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या है, अ सी वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट, जो सी वेरिएबल होगा वो कभी भी स्टार्ट नहीं होगा किस चीज से, एन अल्फाबेट से स्टार्ट होता है वेरिएबल, अ नंबर से स्टार्ट कभी नहीं, अ सिंबल, किसी सिंबल से भी स्टार्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ 2 and 3, यानी कि 2 और 3 दोनों जो हैं वो ट्रू हैं, यानी कि इन दोनों से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। तो अब आप देखें अगला, बोथ 2 and 3 आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट को आप क्या कहेंगे कि वो स्टेटमेंट जो है वो क्या है, लो घबराहट हो गई इसे, 1 मिनट रुकिएगा भाई, 1 मिनट। अच्छा जी, ये हमने देख लिए हैं, 1 मिनट। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। अब देखिए ये लिख रहा है मेस, नेम ऑफ अ वेरिएबल पॉसिबल हो सकता है इंटीजर टाइप का हो या फ्लोट टाइप का मैस डिफाइन किया हो ऊपर। फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल मैस डिफाइन हो सकता है यकीनन, और उसके अंदर इन्होंने 123.56 मूव करा दी, ठीक है। एक वेरिएबल का नाम रखा है इन्होंने कॉन, अब जो कॉन वेरिएबल है इसके अंदर इक्वल टू कह रहे हैं क्या चीज, एक कैरेक्टर दे रहे हैं, दूसरा भी कैरेक्टर दे रहे हैं, और दोनों को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 कैरेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब यहां पे बताइए कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, पहला कैरेक्टर क्या है, टी है, दूसरा कैरेक्टर क्या है, ए है, और टी और ए को मल्टीप्लाई। अब बताइए क्या सेंस बनता है कि कैरेक्टर टी और कैरेक्टर ए आपस में मल्टीप्लाई होके एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, कोई भी सेंस नहीं बनता। लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का, यहाँ पे क्या होगा, टाइप कास्टिंग परफॉर्म होगी। देखिए कैसे, देखिए अगर मैंने कैरेक्टर टी लिखा हुआ है कैरेक्टर कांस्टेंट के तौर पर, तो टी का कोई ना कोई एस की कोड भी तो होगा, और टी का अगर आप एस की कोड निकालेंगे तो सपोज टी का एस की कोड, सपोज अगर हम करें, और टी का एस की कोड 83 आ गया सपोज, और ए का एस की कोड आ गया 65, तो बताइए इसको मैं एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट भी लिख सकता हूं और इसको मैं एज अ
न्यूमेरिक कांस्टेंट भी लिख सकता हूं। तो ये जो t है इसको ये खुद ही से इसका कंपाइलर इसे कन्वर्ट करेगा किस चीज में, इसके ASCII कोड में 83 में। a को कन्वर्ट करेगा किस चीज में, 65 में। अब ये बताओ न्यूमेरिक कोड्स आ गए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी और उस वैल्यू को मूव करा देगा किस चीज में, कांस्टेंट में। तो बताइए इसने आपका कंपाइलर खुद से टाइप कास्टिंग करेगा और टाइप कास्टिंग करके वैल्यू इंटीजर क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है आपके पास, ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, आपने लिखा है दिस कैन बी अ नेम ऑफ अ वेरिएबल इज इक्वल टू, पहले तुमने लिखा है t, इसकी टाइप कास्टिंग होगी, इसको ये कन्वर्ट कर देगा 83 में और मल्टीप्लाई बाय 20 लिखा है। तो इसका मतलब क्या, 83 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से और इसका कांस्टेंट जो होगा वो दिस में। तो इसका मतलब क्या है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी सही है। लेकिन खास बात क्या है कि इन दोनों में टाइप कास्टिंग हो रही है। ये वाला गलत है। कैसे भाई, कि जब भी मैथमेटिक्स के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी इक्वेशन लिखी जाती है तो इक्वेशन के राइट साइड के ऊपर एक सिंगल वेरिएबल होता है जो कि वैल्यू कैन कंटेन करेगा लेफ्ट साइड के ऊपर, और राइट साइड के ऊपर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 कुछ भी हो। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट दिस वैल्यू एंड देन दिस वैल्यू रिटर्न इन दिस वेरिएबल। लेफ्ट साइड के ऊपर सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड के ऊपर सिंगल वेरिएबल तो आया नहीं, इसके साथ एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है, तो ये एक्सप्रेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है, ये कि b और c की वैल्यू ऐड हो रही है, a में आ रही है। अगर मैं लिख रहा हूं b प्लस सी इज इक्वल टू a, ये गलत हो जाएगा। ये a की वैल्यू बताओ b में जाएगी या c में जाएगी, किसी में भी नहीं जा सकेगी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपके पास क्या कहलाएगी, रॉन्ग कहलाएगी। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट हायरार्की ऑफ द ऑपरेशन। अब करेक्ट हायरार्की का मतलब क्या हो गया, बॉडमैस रूल फॉलो होता है। सबसे पहले ब्रैकेट्स को आना चाहिए, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लिकेशन, अब यहां पे ब्रैकेट के बाद इनको क्या करना चाहिए, ब्रैकेट के बाद इन्होंने क्या लिया है, डिवीजन। अब यहां पे देखिए ब्रैकेट के बाद डबल स्टैरिक है। आपको पता है डबल स्टैरिक की प्रेसिडेंस ब्रैकेट से भी ज्यादा होती है, हाई होती है। तो इसको पहले लिखा जाना चाहिए था, इसको बाद में लिखा, ये गलत हो गया। यानी कि स्टैरिक पहले होता है, ब्रैकेट बाद में आता है, ठीक है। जो डबल ऑपरेटर्स होते हैं उनकी प्रेसिडेंस लेवल जो होता है वो सिंगल ऑपरेटर या ब्रैकेट से क्या होता है, हाई होता है। तो ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा, क्योंकि ये पहले ये बाद में दिया। इसमें देख कहीं ब्रैकेट नहीं है, पहले ब्रैकेट्स है, डबल है ही नहीं, फिर डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन या एडिशन। तो ये वाला जो है ये सही है। अब देखिए, अब ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो। तो पहले सबसे पहले क्या चीज़, ब्रैकेट्स सॉल्व होते हैं ना। तो ब्रैकेट्स के सॉल्यूशन में यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला ब्रैकेट भी है, ये वाला ब्रैकेट भी है, या तो सबसे इनर ब्रैकेट जो है वो सबसे पहले सॉल्व होगा, क्योंकि देखिए ये वाला ब्रैकेट तो है लेकिन इसके अंदर ये वाला ब्रैकेट दिया हुआ है आपके पास। तो इनसाइड जो ब्रैकेट आएगा वो सबसे पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ सॉल्व होना चाहिए, 3c को सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि 3c ऊपर वाली टर्म के अंदर विद इन द ब्रैकेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए इसका, 3c होना चाहिए। देखें क्या आंसर है, 3c है। Which of the following is allowed in C language arithmetical instruction? अब ये वाला जो है अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन जब लिखी जाती हैं या जो आप ऑपरेटर्स लिख रहे होते हैं वो आप इसी ब्रैकेट के अंदर करके लिखते हैं ना। अर्थमेटिकल एक्सप्रेशंस जब लिखी जाती हैं तो उसके अंदर आपके पास राउंड ब्रैकेट या वो कर्ली ब्रैकेट तो यूज़ नहीं करते। अर्थमेटिकल एक्सप्रेशंस में सिर्फ कौन से ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं, राउंड ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इन्हीं को इस्तेमाल किया जाए। अच्छा जी, इसके बाद देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट गलत है।
ईच न्यू सी इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी रिटन ऑन अ सेपरेट लाइन। क्या हर नई इंस्ट्रक्शन सेपरेट लाइन के ऊपर लिखी जानी चाहिए? तो आप देखते हैं कि एक ही लाइन में कई एक इंस्ट्रक्शंस लिख देंगे तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन तो आपके पास एक सीक्वेंस में होती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हर इंस्ट्रक्शन एक सेपरेट लाइन के ऊपर लिखी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, यूजुअली ऑल स्टेटमेंट्स आर एंटर्ड इन स्मॉल केस। आमतौर पे स्मॉल केस के अंदर ही तमाम एंटर। जो चीज़ फॉल्स होगी, अच्छा इसके अंदर यह है कि आप दो इंस्ट्रक्शंस को एक लाइन में कॉलन डाल के लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगी इसके ऊपर आ जाएगी, इसको रीड कर लीजिएगा, इसको आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं बस ऐसे ही छोड़ रहा हूँ अभी फिलहाल। जो मैथमेटिकल है ना उनको हम ज़्यादा गौर से देखेंगे। अच्छा, इफ़ ये वाला देखिए भाई, इफ़ ए इज़ एन इंटीजर वेरिएबल है ए, और ए में मैं 5/2 को मूव कर रहा हूँ, तो क्या चीज़ मूव होगी? 5/2 का आंसर 2.5 आएगा, तो मूव क्या होगा? खाली 2 मूव होगा। तो ए में क्या आएगा? खाली 2 आ रहा होगा। अब ये कह रहे हैं इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो देखिए क्या क्या हो रहा है। इन सब को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू ए में आएगी, अब देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसके सॉल्यूशन अच्छा, इसके सॉल्यूशन को सर इसमें बॉड मैथ यूज करेंगे ना इस तरह की एक्सप्रेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बॉड मैथ। लेकिन बॉड मैथ को यूज़ करते हुए आपने जहन में ये रखना है कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, क्योंकि ये इंटीजर है तो ये वैल्यू रिटर्न कौन सी करेगा। आप बॉड मैथ में पहले इनको ऐड करेंगे। अब बताओ ये क्या है? फ्रैक्शन है, और ये क्या है? इंटीजर है। फ्रैक्शन यानी कि फ्लोट और इंटीजर को ऐड करोगे तो फ्लोट आएगा, तो इसको ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 3 4 5। ठीक है ना, 4 5 5.14 आएगा यहाँ पे आंसर। सबसे पहले यही सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22 और मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय, अब डिवीजन की होगी प्रेसिडेंस लेवल। सबसे पहले अब आप क्या कर लेंगे? डिवाइड। अब ये बताइए 7 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आंसर आएगा? 7 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आएगा, क्योंकि देखो ये ऊपर वाला भी इंटीजर है और नीचे वाला भी इंटीजर है। तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे, इसका आंसर लेस देन 0 यानी कि 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसके इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहाँ पे तो आ गया 0। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, जब 0 किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो इसको 0 कर देगा, और यहाँ पे भी कोई भी वैल्यू हो तो भी 0 आएगा। तो पूरे का आंसर क्या आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा। तो जो रिटर्न वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी? 0। समझे? यहाँ पे ये चीज़ देखनी होगी कि ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर। अब ये दो इंटीजर का डिवीजन 0 आंसर देगा आपको, ये भी 0 देगा, पॉइंट्स में नहीं देगा। अगर यहाँ पे नीचे 22.0 लिखा होता और 5.0 लिखा होता तो फिर आ सकता, फिर हम आगे चलते। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास? 0। अच्छा जी, अगला देखिए, द एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रही है। इस एक्सप्रेशन को अगर हम इवेल्युएट करते हैं, a इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो भाई बताओ ये क्या हो गया होगा? 30,000 हो गया होगा, और प्लस 2768, तो 2768 को अगर ऐड तो 32768 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को मूव करता हूँ a में, जबकि a जो है वो इंटीजर टाइप वेरिएबल है, a जो है वो क्या है? इंटीजर टाइप वेरिएबल। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको मूव करेंगे तो 32,000 ये जब इसमें मूव होगा तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू उठा रहा था वो क्या थी? 32,767 ले रहा था मैक्सिमम, यानी कि लास्ट वैल्यू जो आखिरी, यानी कि ये बॉक्सेस हैं, तो इनके बॉक्सेस में जो लास्ट वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही थी? 7 आ रही थी। आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 8 का मतलब +1 एक ज़्यादा हो गया ना, तो ये घड़ी की तरह होता है बिल्कुल। घड़ी का मतलब क्या हुआ कि घड़ी के अंदर जब 12 बज जाते हैं तो 11 बज जाते हैं, 11 के बाद 12 बजते हैं, तो 12 के बाद 13 नहीं बजता, बल्कि घड़ी दोबारा से किससे स्टार्ट हो जाती है? 1 से स्टार्ट हो जाती है। तो जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे, ये स्टार्ट किससे लिया था? -32,768 से हमने स्टार्ट लिया था। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? लास्ट वैल्यू है 32,767। जब एक वैल्यू ऐड करोगे, 68 आ रहा है ना, जब एक वैल्यू तुम ऐड करोगे इसके अंदर, तो तुम्हारा ब्रैकेट जो होगा वो दोबारा से इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट। यहाँ की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 32,768,
8 से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होगा 68। समझ रहे हैं? यानी कि अगर अभी 12 बजा हुआ है और मैं इसमें 1 ऐड करता हूँ तो बजना क्या चाहिए 13, लेकिन चूंकि 13 एग्जिस्ट नहीं करता तो वो 1 से स्टार्ट कर देंगे आपके उसको फिर से, और यहाँ पे 1 स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 32,768, तो इसका आंसर क्या होगा 32,768, क्योंकि इंटीजर जो है माइनस, हाँ बेटा माइनस का मतलब माइनस में क्यों है सर? ये माइनस में इस वजह से है कि इंटीजर जो होता है, इंटीजर ए, इसके अंदर यहाँ की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और बैक की लास्ट वैल्यू जो होती है वो क्या होती है -32,768 माइनस, मैंने बताया था ना इंटीजर ये साइंड इंटीजर होता है, यानी कि ये नेगेटिव से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव से 32,767 पे एंड हो रहा होगा। अब इसके अंदर अगर मैं एक ऐड करूंगा तो ये दोबारा से अपनी प्रीवियस वैल्यू को रिपीट कर डालेगा, तो ये साइंड इंटीजर है। ये क्या है, साइंड इंटीजर है। साइंड का मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव और से स्टार्ट होकर पॉजिटिव पे एंड हो रहा। अब यहां पे देखिए एक एक्सप्रेशन आपको दी गई है, इसको इवैल्यूएट करना है आपको, तो पहले 2 डिवाइडेड बाय -8 ले रहा है, ये डिवीजन नहीं है, ये क्या चीज है, ये मॉड है। तो 2 मॉड -8 का मतलब क्या हो गया कि ये गालबन -8 का अंतर है 6 देगा आपको। इस चीज़ को ये नेगेटिव वाला हमने नहीं किया है, ना ही आपके कोर्स के अंदर है, इसका मैं ज़रा सा थोड़ा सा देखूंगा ना तो फिर आपको बता सकूँगा। आंसर ये यहाँ पे 6 दे रहा है, 6 का मतलब क्या है कि इसका रिजल्ट जो है ये 2 आ रहा होगा यहाँ पर। अब 2 कैसे आ रहा है ये ज़रा देखने की ज़रूरत है, तो अभी फ़िलहाल मेरे भी इल्म में नहीं है, तो ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। 2 मिनट बाकी हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हायरार्की डिसाइड्स, हायरार्की क्या होती है, जो फ्लो होता है डिसाइड करती है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जाहिर बात है क्या चीज़ सबसे अहम है इसको नहीं डिस्क्राइब करेगी, हायरार्की आपको बताती है क्या चीज़ पहले आएगी, विच इज़ यूज फर्स्ट, कौन सी चीज़ पहले आएगी ये बताएगी, इंपॉर्टेंट क्या है ये नहीं बताएगी, फास्टेस्ट भी नहीं बताएगी, लार्जेस्ट, विच कम फर्स्ट के पहले क्या होना चाहिए, पहले कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए, तो वो आपके पास हायरार्की को डिफाइन करेगा। अगला देखें, रमेश बेसिक सैलरी इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। आपने रमेश की बेसिक सैलरी कीबोर्ड के थ्रू क्या किया, आपने इनपुट लिए, ठीक है, इनपुट ले लिए। डियरनेस अलाउंस लिया है 40% उसकी सैलरी का ऑफ बेसिक का, एंड हाउस रेंट 20% ऑफ बेसिक। प्रोग्राम टू कैलकुलेट द ग्रॉस, तो उसकी ग्रॉस सैलरी क्या, तो ग्रॉस सैलरी आपने क्या करना है, उसकी ग्रॉस सैलरी बतानी है। तो देखिए भाई ग्रॉस सैलरी के लिए हमें इधर आना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि ग्रॉस सैलरी का प्रोग्राम क्या होगा। अब यहाँ पे देखें, CLR SCR स्क्रीन क्लियर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर इसने क्या किया, प्रिंट एफ एंटर द बेसिक सैलरी ऑफ रमेश, स्कैनफ कर लिया बेसिक पे, M% करके %F के ऊपर इसने इनपुट ले लिया। अब डियरनेस अलाउंस कितना था, 40% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बताओ भाई 40% का मतलब क्या हो गया, 40 डिवाइडेड बाय 100, 40 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब क्या हो गया 0.4, तो 0.4 को इसने बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई किया, डियरनेस अलाउंस DA आ गया। उसके अलावा ये क्या था आपके पास, हाउस रेंट जो था वो 20% था आपकी बेसिक सैलरी का, वो भी इसने 20% को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 चीज़ें आ गई। अब ग्रॉस पे जो होती है, ग्रॉस पे वो किसके बराबर होती है, आपकी बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, यानी कि जो भी अलाउंसेस हैं उनको आपकी बेसिक पे में क्या कर दिया जाए, बेसिक पे में क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया। देखिए सबको ऐड कर दिया, ग्रॉस पे आ गई। अब इसने क्या किया, सबको प्रिंट कराया, आप उसने लिखवाया नेक्स्ट लाइन के ऊपर बेसिक पे ऑफ रमेश, बेसिक पे प्रिंट हुई, फिर इसका डियरनेस अलाउंस प्रिंट हुआ, हाउस रेंट प्रिंट हुआ और फिर ग्रॉस पे प्रिंट हुआ। प्रेस एनी की टू एग्जिट इसने फिर बाद में लिखा है, यहाँ पर समझ में आ रही है बात, इसने लिखा प्रेस एनी की टू एग्जिट, कि कोई की प्रेस करूं तो एग्जिट करना है। जब आपने की प्रेस की, गेट CH जो है, देखो यहां पे इसको जरा सा समझना मेरा बेटा, गेट CH एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन का काम क्या होता है कि यूजर को स्टे कराएगा, होल्ड करेगा स्क्रीन पे। गेट CH का मतलब क्या है कि जब तक एक कैरेक्टर आप कीबोर्ड से इनपुट नहीं देंगे तब तक स्क्रीन आगे नहीं बढ़ेगा,
लेकिन आपको पता है आज जो हमारे पास हम डेल्फी का जो कंपाइलर यूज करते हैं उसके अंदर हमें गेट ch देने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। उसके अंदर वो कहते हैं ना प्रेस एनी की लिखा हुआ खुद ही से आ रहा होता है, पहले हमने ये लिखना पड़ता था। तो इस चीज को परफॉर्म कराने की आज जरूरत नहीं पड़ती। तो ये देखो ये चीज तो समझ में आ रही है, ठीक है ना। ये इसके अंदर क्या है, कुछ और रहा होगा। अब ये दूसरा प्रोग्राम कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इन किलोमीटर, इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट द प्रोग्राम टू कन्वर्ट। अब देखिए ये प्रोग्राम्स आपको देते जाएंगे और आपसे पूछते जाएंगे कि कौन सा प्रोग्राम सही है, ठीक है। तो ये हम फिर बाद में देखेंगे, इसको अभी फिलहाल यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम आपका हो गया है। कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप क्वेश्चन कर लें, यही MCQ जो है वो हम आगे लेके सॉल्व करते रहेंगे। हाँ मेरा बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिए वरना क्लास लीव कर सकते हैं। हाँ मेरा बेटा, कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं तो चलें भाई, अल्लाह हाफ़िज़। Hmm.